गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुमार सौरभ अपनी चैनल रिजल्ट हब में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सारी जानकारी को पढ़ लिए थे। उसमें लास्ट टॉपिक यह देखे थे कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हुआ था। आज उसके बाद हम लोग आगे की क्लास पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जान गए कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु, पोलो और चौगान दोनों एक ही खेल है, मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई और उसका जो है समाधि लाहौर में ही बनाया गया। तो उस समय क्या था, जैसे कि एक रफ मैप के हिसाब से समझते हैं, यह भारत का पश्चिमी हिस्सा हुआ। इसमें क्या करते हैं कि देखे हुए थे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था उस समय उसका शासन इतने जगह पे इस क्षेत्रों में मुख्य रूप से था। यहाँ पे दिल्ली हो जाता है, और ये लाहौर का जगह था। फिर इधर सिंध वाला हिस्सा है, ये सिंध वाला हिस्सा है, और इधर जो है गजनी वाला हिस्सा है। तो जब यह मरा तो यहाँ पे जो अमीर लोग थे, जो सरदार थे, जो लाहौर के सरदार थे, उन लोगों ने झटपट में एक आराम शाह को वहाँ का शासक बनाया। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना कोई पुत्र नहीं था, उसके सिर्फ 3 पुत्री थी। तो आराम शाह को यहाँ का शासक यहाँ के अमीरों ने बना दिया और लाहौर में उसको बैठा दिया। लेकिन दिल्ली के अमीरों को यह बात अच्छा नहीं लगा। यहाँ का जो अमीर था वह सोच रहा था कि आराम शाह मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक से कोई रिलेशन नहीं, उसके वंश का नहीं है, और यहाँ बैठा दिया है लाहौर में, तो ये ठीक नहीं है। तो इसने एक ऐसा व्यक्ति को खोजा जो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंध रखता हो। तो वह व्यक्ति था, यहाँ यूपी की तरफ के हिस्सा में एक जगह पड़ता है बदायूं, और यहीं बदायूं का गवर्नर था जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को खोजा और वह बोला कि, और यह जो इल्तुतमिश था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद दोनों था, यानी गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। तो इल्तुतमिश को इसने कहा कि जब तुम्हारे, यहाँ के अमीरों ने बताया कि तुम्हारे ससुर की मृत्यु हो गई है तो आराम सा यहाँ का हेड नहीं बनना चाहिए, यहाँ का हेड जो है, इस क्षेत्र का हेड जो है तुम बनो। इल्तुतमिश को बोला था बनने के लिए। और आराम शाह अभी कुछ ही दिन शासन किया था, 8 महीना शासन किया हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि दिल्ली के नज़दीक एक जगह है जुद्ध। तो जुद्ध के मैदान में इल्तुतमिश और आराम शाह में युद्ध होता है, और उसमें आराम शाह की मृत्यु हो जाती है, और फिर जो नया शासक बनता है वह इल्तुतमिश बनता है। तो आज के क्लास मुख्य रूप से हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 शासक जो कि गुलाम वंश में 11 शासक में 2 शासक पढ़ लिए। एक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पिछले क्लास में सारी चीज़ पढ़ लिए। दूसरा आराम शाह जो कि मात्र 8 महीना शासक रहा है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें सिर्फ आराम शाह में ये पढ़ना है कि बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने दिल्ली के नज़दीक जुद्ध के मैदान में आराम शाह का हत्या कर दिया। तो मुख्य रूप से तो 2 शासक तो ख़त्म हो गए, मुख्य रूप से इल्तुतमिश को हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें। तो आइए ना टॉपिक दे देते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को आराम से पहले पढ़ लिया हम लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर दूसरा में हम लोग अभी पढ़े आराम शाह जो कि आराम से आया और आराम से चला गया। तीसरा इल्तुतमिश, यह मुख्य है इस टॉपिक में। तो इल्तुतमिश के बारे में जैसा हम लोग अभी इससे पहले चर्चा किए थे कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद दोनों होता है। दास और दामाद दोनों होता है। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। तो गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं कि जैसा कि हम लोग देखे हैं कि गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक,
और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो गया कौन? इल्तुतमिश। तो इसलिए यह गोरी का गुलाम यह कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, यानी गुलामों का गुलाम। तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। हालांकि फिर बलबन में भी देखेंगे कि इसका भी एक गुलाम बलबन रहता है, तो उसको भी गुलामों का गुलाम कह सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आए कि गुलामों का गुलाम कौन है, तो उसमें टिक हम लोग को इल्तुतमिश में ही लगाना है, बलबन में नहीं लगाएंगे। नाम दिया गया है गुलामों का गुलाम किसको? सिर्फ इल्तुतमिश के बारे में। यह बात ध्यान रखिएगा। तो दास और दामाद दोनों था, इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम था। और इसमें जो एक बात है कि इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक, साम्राज्य का रक्षक। फिर इसके तो इल्तुतमिश के बारे में यह कुछ सामान्य बात है। इसके कुछ काम को जानते हैं, तो इसके काम में एक काम है इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता प्रथा का मतलब होता है पहले कोई कर्मचारी जो कि काम करता था तो उसे जो है काम के बदले में वेतन दिया जाता था। अब जो है वेतन नहीं देगा इल्तुतमिश, क्या करेगा? एक भूमि का टुकड़ा दे देगा जिससे उपजाना है और उसको उस कर्मचारी का अपन जीवन यापन करना है। यह इक्ता प्रथा था, यानी वेतन के बदले भूमि देना, यह प्रथा इक्ता प्रथा था। अच्छा, सवाल यह भी है कि ऐसा क्या कारण था जिसके लिए इल्तुतमिश को इक्ता प्रथा की शुरुआत करने पड़ी? तो इक्ता प्रथा शुरुआत करने के पीछे दो कारण था। एक कारण तो यह था कि केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था हो। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब यह होता है कि जो शासन है वह शासन जो है डायरेक्ट जो हेड है, सबसे हेड जो यहाँ बैठेगा दिल्ली या लाहौर में, जहाँ उसकी राजधानी है वहाँ बैठेगा। देखेंगे यह अपनी राजधानी किस तरह से कहाँ बनाई, इस बात को भी देखेंगे। तो जहाँ जो राजधानी में बैठेगा उसी के पास सारा का सारा पावर आ जाए, पावर और दूसरों में नहीं बटा रहे। इसके पोस्ट के नीचे जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक राजा हो गया, राजा को अलग अलग विभाग के 3 या 4 मंत्री हो गए, फिर इसके अलग अलग कुछ इसके अपने सहयोगी हो गए। तो कोई काम का पावर फिर इसमें बटा है, ये सारे का पावर इसके पास है, फिर सारे का पावर इसके पास है। तो मुख्य रूप से यह पावर इसके पास आ जाए, टोटल यह जितना पावर है इस सबके पास कुछ पावर नहीं रहे, डायरेक्ट पावर यहाँ आ जाए। इस सिस्टम को कहते हैं केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। तो एकता प्रथा का लगाने के पीछे का एक कारण था कि केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था हो जाए। और दूसरा यह था जैसे कि वेतन देने के लिए अगर इसको मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा सैनिक है और इस सबको वेतन देना है, तो फिर इसी लिंक लाइन से यह टोटल जोड़ करके आता, मीन्स कि यह इसको देता, फिर यह ई लोग को देता, फिर यहाँ से डिवाइड होता अलग अलग विभाग में, यानी बट जाता। तो यह चीज़ ना हो करके डायरेक्ट ज़मीन ही दे देंगे कि वह वेतन बार बार हर महीने देने से मुझको फुर्सत मिल जाए, यह सोच कर, और यह सारा पावर जो है डायरेक्ट एक जगह हो जाए। यह व्यवस्था को केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। दूसरा है सामंतवादियों का अंत। सामंतवादियों का अंत, इसका मतलब क्या हुआ कि सामंतवादी का सेंस यह है यहाँ पर कि जितना पावर राजा के पास है उतना ही पावर लेकर के राजा का कोई आदमी किसी के पास जाता था तो वह अपना पूरा पावर उतना ही दिखाता था, उतना ही शो करता था। मीन्स कि एक बड़ा पदाधिकारी का जो पावर होना चाहिए उतना ही पावर छोटे पदाधिकारी को भी हो जाए, तो यह सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पे कहा जाता है। तो एकता प्रथा के लिए यहाँ पे दो कारण थे, केंद्रीकृत प्रशासनिक और सामंतवादियों का अंत। दूसरा जो है कि इसने कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखा था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार बनना शुरू हुआ था, तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। एक जगह देखे हैं क्वेश्चन में
कि कुतुब मीनार की हाइट भी पूछ दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 74 फीट इसका जो है हाइट है कुतुब मीनार का। तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, एकता प्रथा की शुरुआत किया। पहली बार अरबी सिक्का कोई लागू करने वाला होता है तो वह इल्तुतमिश होता है, यानी अरबी सिक्का। अरबी सिक्का, अच्छा अरबी सिक्का में भी दो, एक चांदी का और दूसरा जो है तांबा का। तो जो चांदी का सिक्का चलाया अरबी सिक्का, यानी जो चांदी का था उसे टांका कहा गया, और जो तांबा का था, तांबा के सिक्का को जित्तल कहा गया। यानी चांदी के सिक्का को टांका और तांबा के सिक्का को जित्तल कहा गया। तो पहली बार अरबी सिक्का चलाने वाला कौन था? यह इल्तुतमिश ही था। इसने इन जगहों से 40 योग्य सरदार, यानी जो भी अमीर थे और जो योग्य थे, तो 40 व्यक्ति का एक समूह बना करके एक गठन किया और उस संगठन बनाया। उस संगठन का नाम तुर्क ए चहलगामी, या इसी को चालीसा कहा गया। यानी 40 आदमी मिलकर के बना था, तो इसलिए इसको चालीसा भी कहा गया। तो तुर्क ए चहलगामी या चालीसा का जब निर्माण की बात आएगी तो यह कौन किया है? तो यह जो है कि इल्तुतमिश ने किया है। फिर इसने क्या किया था कि कहा था कि जिसको भी न्याय लेना हो तो ये अपने सामने गेट पे, मतलब बाहर, यह जो पूरे बिल्डिंग हुआ, इस बिल्डिंग से जो बाहर था गेट पे 2 शेर का मूर्ति लगवा दिया हुआ था और शेर के गले में घंटी लगा दिया हुआ था, और कहा था कि जिस भी जनता को न्याय मांगना हो वह लाल वस्त्र पहन करके आ जाए और शेर की घंटी बजाए, तो हम समझ जाएंगे कि इसको न्याय मांगना है। मुंह से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझको न्याय चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि उसको बुला कर के पूछा जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या अन्याय हुआ है कि तुम न्याय मांगने आए हुए हो, यह पूछा जाएगा। लेकिन न्याय मांगना है तो सबसे पहला काम यह है कि लाल कपड़ा पहन करके आइए और शेर के गर्दन में घंटी लगा है और उस घंटी को बजाइए और न्याय मांगिए। मुगल में भी हम लोग पढ़ेंगे तो न्याय के जंजीर उसमें पढ़ना है, जो कि जहांगीर जो है न्याय का जंजीर लगाया हुआ था। इसके समय जो क्या कहते हैं वजीर था, वजीर का प्रचलन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही शुरू हो गया था, और इसके समय जो वजीर था उस वजीर का नाम था जुनैदी। वजीर था इसके समय कौन? जुनैदी। और सबसे बड़ी बात इसने क्या किया था कि अपने समय चंगेज खां, जो कि मंगोल का था, आइए इसको थोड़ा सा नक्शा पे समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इधर जो है चाइना वाला हिस्सा हो गया, इधर करके चाइना वाला हिस्सा है, और यहाँ पे था मंगोल देश, अभी भी है, ये है मंगोल, ये हो गया मंगोल, और ये चाइना वाला पोर्शन हो गया भारत से। इधर करके और आएगा, इधर तो लिख दिया, नहीं तो बनाते इधर में। तो और यहीं पे ऊपर से इस तरह से चाइना, और यहीं पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन का दीवार है। शी वांगशी ने मंगोल के आक्रमण से ही बचने के लिए चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। तो क्या करता है, मंगोल का एक आक्रमणकारी रहता है जिसका नाम रहता है चंगेज खां। वह चंगेज खां क्या करता है कि यह चीन के दीवार को एक जगह से तोड़ देता है, जिससे वह और उसकी सेना जो है इसको पार करके आ सके। और यह चंगेज खां आता है और फिर क्या करता है, यहाँ पर कौन सा रहता है, तजाकुद्दीन, यह गजनी साम्राज्य है, गजनी, और यह सिंध है, ठीक। तो यहाँ पे जो रहता है शासक उस समय, उसका नाम है तजाकुद्दीन यल्दौज, और यहाँ पे जो शासक रहता है उसका नाम है कुबाचा, यानी पूरा नाम है
नासिरुद्दीन कुवाचा। तो यह चंगेज खां क्या करता है कि यह गजनी पर अधिकार कर लेता है। तो यह यलदौज जो है यह सोचता है कि हम सिंध की तरफ बढ़ जाए और यह इधर आक्रमण करता है। तो इधर यह शासन कर लेता है यलदौज। तो अब कुवाचा चाहता है कि हम फिर और पूरब जाए और इधर अपना शासन कर ले कुवाचा। तो इल्तुतमिश के लिए यह एक बड़ी समस्या थी कि सारे लोग इसके साम्राज्य को मतलब इसके साम्राज्य को छीन लेना चाह रहे थे, इधर के क्षेत्र को छीनना चाह रहे थे। तो इसने सबसे पहले एक काम किया कि यह सोचा कि लाहौर में रहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इल्तुतमिश ने ऐसा सोचता है तो अपनी राजधानी को लाहौर से यह दिल्ली लाया। यह एक मेन काम है। तो यहाँ लिख सकते हैं राजधानी को अभी तो लिख देते हैं, फिर सभी वीडियो की तरह इसमें भी सबको रफ समझने के बाद एक बार सजा करके लिख देंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा और उससे नोट्स बनाइएगा। अभी बातों को सिर्फ समझ लीजिए। तो राजधानी को दिल्ली से लाहौर लाया, दिल्ली से लाहौर लाया। अच्छा सर ये गड़बड़ हो गया, लाहौर से दिल्ली लाया, लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया। तो राजधानी बदला इसने। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि इधर तुर्क का हिस्सा है और यहीं पे यह जो है इधर के हिस्सा में यह भूमध्य सागर हो गया। इधर यूरोप वाला हिस्सा हो जाएगा और भूमध्य सागर के नीचे जस्ट यहाँ पे एक साम्राज्य था जिस साम्राज्य का नाम था ख्वारिज्म। और ख्वारिज्म का शासक था जलालुद्दीन मंगबरनी। ख्वारिज्म के शासक का नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। तो चंगेज खां क्या करता है कि यह यहाँ तक पहुँच जाता है, ऐसे यह ज़मीन के रास्ते ही यहाँ ख्वारिज्म पर पहुँचता है और जलालुद्दीन को यहाँ से भगाना शुरू कर देता है। तो जलालुद्दीन अपनी सुरक्षा के लिए इल्तुतमिश के पास आता है। अभी इल्तुतमिश यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है, इल्तुतमिश के पास आता है और सुरक्षा मांगता है। तो चंगेज खां इल्तुतमिश को खबर भेजाता है कि यदि तुम मंगबरनी को अपने यहाँ शरण दिया तो हम फिर यहाँ तुम्हारे साम्राज्य पे हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे और लूटपाट मचा देंगे। उस समय चंगेज खां बहुत ही मजबूत शासक था। तो चंगेज खां के मतलब उसके कहने से, उसके डर से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण अपने यहाँ नहीं दिया और फिर चंगेज खां जो है कि आक्रमण भारत पर नहीं करता है। तो यह कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो है वह चंगेज खां के आक्रमण को अपने सूझबूझ से रोक दिया, भारत पर होने से रोक दिया और फिर चंगेज खां वापस चला जाता है। फिर इसने जो है अपने जीवन में ही, इसका एक पुत्र था जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो यह उसको योग्य नहीं मानता था और अब इसकी बेटी रहती है इल्तुतमिश की जिसका नाम है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान को यह योग्य मानता था। तो अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को मतलब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। वसीयत में उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया था। फिर इसका एक और बात है कि यह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक होता है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। इससे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत में कोई नहीं है। तो और वह उपाधि किससे लिया? तो यह बगदाद जो कि इराक में है, बगदाद के खलीफा रहते हैं जिनका नाम है बगदाद के खलीफा मुंतशिर बिल्लाह। तो मुंतशिर बिल्लाह से
यह खलीफा की उपाधि लेते हैं। कौन? इल्तुतमिश। और यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। इसके बाद जो है इसने रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, और उसके बाद कालिंजर जो कि एमपी में है, फिर उसके बाद मालवा, यह राजस्थान और एमपी दोनों का क्षेत्र हुआ करता था, राजस्थान और प्लस एमपी। उसके बाद एक जगह और है उज्जैन, यह भी एमपी में है। तो इसने रणथंभौर, कालिंजर, मालवा और उज्जैन पर अधिकार किया। इसने जो है इसी के समय तो मकवारा शैली का जन्मदाता इसे कहा जाता है। शैली का जन्मदाता इसे कहा जाता है। इसने मकवारा से इसका एक पुत्र था महमूद, जिसका मृत्यु हो जाता है, और महमूद का मकवारा जो है सुल्तानगढ़ी, जो कि दिल्ली के पास पड़ता है सुल्तानगढ़ी, तो सुल्तानगढ़ी में ही मकवारा बनाता है। किसका? ये अपने पुत्र महमूद का। और मकवारा शैली का जन्मदाता भी ही इसी को कहा जाता। तो फिर देख लिए हम लोग इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश के बारे में इतना ही था। फिर अगला शासक, चौथा शासक हम लोग देखते हैं, जो इसका पुत्र रहता है। हालांकि इसने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जो इल्तुतमिश का पुत्री रहता है। लेकिन इल्तुतमिश का बनने के बाद रजिया जो है शासक नहीं बन पाती है, और शासक इसका पुत्र बनता है, जिसका नाम रहता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन काल इसका करते हैं 1236 में आया और 36 में ही चला गया। इस सब का शासन काल देखते हैं तो जैसा कि पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। 1206 से 10 तक, फिर 1210 में आया, 1210 में ये ख़त्म। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहा है, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में ही आया, 1236 में ही यह ख़त्म हो गया। क्या होता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब शासक बनता है तो उस समय रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ रहती है, जिसका नाम है शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान का नियंत्रण जो है रुकनुद्दीन के ऊपर रहता है, यानी कह सकते हैं उस समय शासन व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण शाह तुर्कान का था। मतलब नाम का शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, मेन शासक जो है, शासिका के काम जो कर रही थी वह शाह तुर्कान कर रही थी। फिर इसके बाद जो हम लोग देखे कि अब इल्तुतमिश जो है कि रजिया सुल्तान को शासिका घोषित की हुई है, शासक बन गया है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इससे बदायूं जो कि यूपी में पड़ता है, फिर उसके बाद बदायूं के बाद मुल्तान, फिर लाहौर। तो यहाँ के अमीरों ने, बदायूं, मुल्तान और लाहौर के अमीरों ने विद्रोह शुरू कर देता है कि नहीं, यह गलत बात है कि शासिका, अब यह शासक नहीं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक नहीं रहेगा, अब रजिया सुल्तान शासिका बनेगी। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है कि यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह चला जाता है राजधानी छोड़ करके। तो उस समय क्या होता है कि रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन लेती है। लाल वस्त्र का मतलब कि न्याय मांगना। तो लाल वस्त्र पहन करके, और जहाँ पे सारे आदमी नमाज पढ़ रहे होते हैं उसी गेट पे जा कर के खड़ा हो जाती है। जब सारे आदमी नमाज अदा करके बाहर निकलते हैं तो यह लाल वस्त्र में रजिया को देखते हैं, तो सब पूछते हैं कि क्या है, तुम्हें क्या न्याय चाहिए। तो यह कहती है कि वसीयत के अनुसार मुझे शासिका बनना था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बन गए। तो अमीरों ने न्याय किया और रजिया सुल्तान को शासिका बना दिया। जब रजिया सुल्तान शासिका बनी तो उस समय जो है यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह यह विद्रोह को दबाने गए हुआ था,
और जब वह लौट करके आया तो उसको पकड़ करके कैद कर दिया गया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह करके कैद कर और उसका हत्या कर दिया गया, और शाह तुर्कान को भी कैद कर दिया गया था। और इस तरह से शाइस्ता जो है कि रजिया सुल्तान बनती है। तो अगले वीडियो में हम लोग रजिया सुल्तान से आगे के जितने शासक होंगे उस सब सारे के बारे में पढ़ लेंगे। कोशिश करेंगे कि अगला एक और वीडियो बने तो इसमें पूरा गुलाम वंश ख़त्म हो जाए। शासक जैसे कि आज हम लोग शासक 4 शासक पढ़ लिए 11 में से, तो 7 शासक को कोशिश करेंगे कि अगले एक वीडियो में ख़त्म हो जाए। और इन सारी बातों को क्या करते हैं कि एक अच्छी तरह से सजा करके लिख देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो स्क्रीनशॉट करने के लिए लिख दिए हैं, बोर्ड के सामने से हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। और आते एक बार इसको फिर से समझा देते हैं, जिसमें आराम शाह की बात करें तो 1236 से इसका शासनकाल रहा है, और लाहौर के अमीरों ने शासक बनाया इसे। 8 माह तक शासन किया। बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश ने युद्ध के मैदान में हराया। ये बात पहले पढ़ चुके थे। इल्तुतमिश के बारे में ऐबक का दास और दामाद था। भारत में तुर्क शासक का वास्तविक संस्थापक था। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गई, गुलामों का गुलाम। भारत में तुर्क शासक का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। चंगेज खां और ताजुद्दीन यल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा, ये सब के डर से इसने अपनी राजधानी दिल्ली से फिर गलती लाहौर से दिल्ली लाया। एकता व्यवस्था शुरू किया था, यानी नगद के बदले भूमि, और जिसका 2 कारण था, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था और सामंतवादियों व्यवस्था समाप्त हो जाए। कुतुब मीनार 74 फीट जो ऊंचा था उसका निर्माण इसने किया, ऊंचा। और पहली बार अरबी सिक्का, चांदी का टंका और तांबा का जितल चलाया। सिक्का पर टकसाल का नाम भी खुदवाया इल्तुतमिश ने। फिर दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, जो बगदाद के खलीफा था मुंतशिर बिल्लाह। तो मुंतशिर बिल्लाह से इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। और तुर्क के चहलगामी और चालीसा का गठन किया। चालीसा में 40 योग्य सरदार थे। न्याय के लिए 2 शेर की मूर्ति लगाया और दोनों मूर्ति के गले में घंटियाँ लटकाया। न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहन करके जाना होता था। जहांगीर ने न्याय का जंजीर बनवाया था। फिर रणथंभौर का रेंजर मालवा उज्जैन पर अधिकार किया। मकबरा शैली का जन्मदाता इसे कहा जाता है। पुत्र महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया। वजीर का नाम जुनैदी था। ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मगवर्नी के सहायता इसने नहीं किया, जिससे चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। मंगोल का था चंगेज खां। फिरोज शाह के बदले रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में जो कि है इसका शासनकाल, तो चालीसा द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 शासनकाल था। चालीसा द्वारा राजा बनाया गया था। शाह तुर्कान जो रुकनुद्दीन का माँ थी वह वास्तविक नियंत्रण करती थी। बदायूं, मुल्तान और लाहौर के गवर्नर ने विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए फिरोज शाह जाता है और रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन करके मस्जिद के सामने गेट पे खड़ा हो जाती है। और फिर अमीरों और जनता ने मिल करके शासिका बना देता है रजिया सुल्तान को। और फिर फिरोज शाह के लौटने पर फिरोज शाह को पकड़ करके कैद करके हत्या कर दिया जाता है और शाह तुर्कान को भी कैद कर लिया जाता है। और इसके बाद जो शासिका बनती है रजिया सुल्तान। तो अगले वीडियो में हम लोग रजिया सुल्तान से आगे के शासक को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।